That's regarding that topic, sir, in the group. So To basically, see, that's what I've been insisting on. I've been telling that everything that we learn in the class, it is not coming out of thin air. Okay, so everything is there coming from the book. I'm reading the book for you guys one more time because when I had studied these things 30 years ago, it was all different versus what is there in the syllabus now. So when I'm going through that, I'm explaining the concepts in any which way. जब समझाया जाता है उसके बाद में मेरी मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोग से ये है कि क्लास के बाद में आप उसके हर एक चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज रहता है उसमें 10 15 20 क्वेश्चंस रहते हैं उसको क्यों ना कर लें एटलीस्ट टू नो कि हाँ जो भी हम लोग क्लास में कर रहे हैं उससे उससे हम वो एक्सरसाइज हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट बी रिफ्लेक्शन ऑफ वेदर थिंग्स आर अंडरस्टूड और नॉट मतलब एटलीस्ट विल बी स्टेइंग कंप्लायंट विद व्हाट इज देयर इन द सिलेबस इटसेल्फ सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पढ़ाई होता है क्लास में ना उसके बाद में हर एक चैप्टर जो भी चैप्टर हम लोग अभी थर्ड चैप्टर कर रहे हैं हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो उसके बाद के चैप्टर में भी एक्सरसाइज है वहां पे 15 20 25 सवाल है कि भाई ये सवाल इसको सॉल्व कीजिए उसमें कुछ मल्टीपल चॉइस है कुछ सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको कीजिए तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब जो भी आपने पढ़ा है जो भी सुना है इज दैट हेल्पिंग यू सॉल्व प्रॉब्लम और नॉट और कर पाते हैं तो समझिए काम हो गया नहीं कर पा रहे हैं तो उससे पता चलेगा कि अच्छा हाँ क्लास में जो पढ़ाया गया वो उससे का बात नहीं बनी है उसमें कुछ चीज है कुछ त्रुटि रह गई कुछ कमी रह गई है तो दैट इज व्हेन यू विल कम बैक टू मी सेइंग कि सर ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़े थे ये दो सवाल में लोग फंस जा रहे हैं माय प्लेजर सो जब ये पता चला कि हाँ दो सवाल में फंस जा रहे हैं देन आई कैन डू फर्दर एनालिसिस टू फिगर आउट कि हाँ भाई क्या छूट रहा था और आगे से उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं उस चैप्टर में क्या चीज को दोबारा पढ़ना है सो इट हैज टू बी अ बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं तो वही बोल रहा था ना कि मतलब मैं पढ़ा करके चला जाऊंगा ये लगे हाँ कोई जैसे बाबा जी का प्रवचन होता है उस टाइप का हो जाएगा फिर राइट तो वही रिकमेंडेशन था बट एनीवेज लेट मी नॉट टेक टाइम फॉर दैट वन आप लोग सभी लोग बच्चे जो है अब हाई स्कूल में हो स्कूल से निकल के कॉलेज आने वाले हो तो आई एम गोइंग विद द assumption दैट एवरीबॉडी हैज दैट मैच्योरिटी तो अभी तो पढ़ाई करते हैं बट या आई वुड सर्टनली वांट और एक्सपेक्ट यू गाइस टू स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग कि भाई हाँ पढ़ाई हुआ एक्सरसाइज किया और फिर बताया कि हाँ भाई ये वाला मैंने कर लिया था ये देखिए एक पिक्चर लेके व्हाट्सएप में भेज दिया मुझे कि सर ये वाला मैंने कर लिया था या एक पिक्चर लेके भेजा कि सर ये दो सवाल में फंस जा रहे हैं ये कारण है जस्ट डोंट गिव मी प्रॉब्लम सेइंग कि हाँ ये दो प्रॉब्लम जो है नहीं कर पा रहे प्लीज कर दीजिए ऐसा नहीं है यू हैव टू डू अ डबल क्लिक ऑन दैट एंड टेल मी कि हाँ सर ये वाला में प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में यहाँ पे फंस गए थे इस जगह पे फंस गए थे इफ यू गिव मी पिन पॉइंटेड नो इनपुट्स तब आपका भी एफर्ट दिखेगा और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ किस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है ठीक है ओके चलिए तो अभी इस डिस्कशन को यहाँ पे पॉज करते हैं एंड ऑब्वियसली विल कम बैक टू दैट तो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन फर्स्ट तो पहले सभी बच्चों से ये सवाल है कि अभी तक जो पढ़ाई हुआ है या पिछले क्लास में जो भी पढ़ाई हुआ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बारे में उसमें कोई कंफ्यूजन डाउट कुछ है तो बता दीजिए बिफोर आई मूव ऑन एंड दैट्स अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी माही प्रिया सुप्रिया अंशु अंकित लोग सब के लिए है वो कि कल तक की पढ़ाई में जो अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए भाई नहीं तो हम मान लेंगे कि जो भी पढ़ाए बढ़िया पढ़ाए और आगे बढ़ जाते हैं वॉज इट ऑल क्लियर क्या हो गया आप लोग घबरा गए कि ये होमवर्क करना पड़ेगा बोल के हैं ओके चलिए चलिए अंशु ने एक थम्स अप तो दिखाया कम से कम अब अंशु ने थम्स अप दिखाया कि
सब कुछ क्लियर है। आलोक ने थम्स डाउन दिखाया, उसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि शायद कोई डाउट नहीं है। लेट्स मूव ऑन। ओके, तो अभी तक हम लोग जो है एटम्स के बारे में सीखे, मॉलिक्यूल्स क्या होता है वहां से हम लोग कल स्टार्ट किए थे, राइट? कि भाई मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐसा चीज है, वो सूक्ष्मतम कण है किसी भी चीज का, चाहे वो सिंपल एलिमेंट हो या मिक्सचर हो। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो सकता है और वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है। ये ये वो सूक्ष्मतम कण है, उसमें उस चीज की सारी प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे देखिए प्योर एलिमेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन है इसमें। तो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन का एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का सारा प्रॉपर्टी है। ये वाटर का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, ये छोटा से छोटा कण है, इसमें वाटर या पानी की का सारा गुण है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में नहीं देख रहे हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें वाटर का प्रॉपर्टीज होगा। जैसे हम इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में देखने लग जाएंगे, तभी वो गैस के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग सीखे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। आ, तो जैसे कि कल हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई साइंटिस्ट लोग बताया कि किसी भी एटम का जो मास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पद्धति लाई गई, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मतलब मेजर करने के लिए जो है एक एक यूनिट डिफाइन किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं एएमयू। ठीक है, और दैट इज एक्सेप्टेड ग्लोबली। तो वो कैसे डिराइव किया गया? पहले सब लोगों ने कहा कि भाई ऑक्सीजन का जो जो मास होता है, उसका 16वां हिस्सा, दैट विल बी आवर एएमयू। आई मीन दैट विल बी यूज एज अ स्टैंडर्ड, जैसे कि किलो यूज करते हैं वजन के लिए, उसके एटॉमिक मास के लिए यहाँ पे बोला गया कि भाई ऑक्सीजन का 16वां हिस्सा। बाद में साइंटिस्ट लोग थोड़ा और भी लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि नहीं, ऑक्सीजन से ज्यादा स्टैंडर्ड जो है कार्बन होगा, उसका जो है 12वां हिस्सा, दैट विल बी यूज एज एएमयू। ठीक है, तो इतना जानकारी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि इंडिविजुअल एटम्स का, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के एटम्स का कैसे एटॉमिक मास निकाला जाए, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसका हम लोग ने कल कुछ एग्जांपल भी देखा था। बाकी और चीजें में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो जैसे कि एटम्स के मास को डिफाइन करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट होता है, या एटॉमिक मास हम लोग बोलते हैं किसी भी एटम का मास को। उसी तरह से आप लोग जो है मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। अब मान लिया जाए हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास होता है 1 यूनिट या 1 AMU, वट एवर यू कॉल इट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 यूनिट। ठीक है, यू हम लिख रहे हैं जस्ट जस्ट टू कीप इट क्लियर। नाउ अगर, तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया या ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया। अगर वही होगा, आप वाटर का जो है मास देखेंगे, इसको एटॉमिक मास तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के बना है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कि हाइड्रोजन का 2 है, तो हर एक हाइड्रोजन का एटम का होता है 1 यूनिट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, वो उसका इतना यूनिट हो गया। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए 1 into 2 2 यूनिट प्लस 16 यूनिट, तो हो गया आपका 18 यूनिट। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब बड़ा काम नहीं है इसमें। ओनली थिंग इट इज शोइंग हियर इज कि जैसे आप एटॉमिक मास निकालते हैं, वैसे आप मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हैं, उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। एंड मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो जो एटम रहेंगे, सबका एटॉमिक मास निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो आपका जो बनेगा उसको मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से कुछ और चीज है जिसको हम लोग सीखेंगे अभी, विच इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला, एंड विल टॉक लिटिल बिट अबाउट आयंस। अभी आयन जो होता है, आयन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयन को आयन ही बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। है कि जैसे हमको याद आया, बचपन में हम लोग आयन ही पढ़ते थे। अम्म,
ओके, आयन ही बोलते हैं ये। चलिए, तो यहाँ पर अच्छा है। अम, आ गया। आप लोग को ठीक से सुनाई पड़ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, राइट? मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि हम अपने आप से बात कर रहे हो। Yes, sir. ओके, यस सर। ओके, ठीक है। तो जो है हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में सीखे क्या होता है, और बेसिकली जैसे जैसे हम सारे अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में सीखते जाएंगे, उनके बारे में जानकारी मिलता जाएगा, मोस्ट ऑफ थिंग्स क्या होगा कि हम पीरियोडिक टेबल से जानकारी थोड़ा मतलब से क्लोजनेस थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो देखेंगे कि बहुत सारे पदार्थ का एटॉमिक मास हम जान जाएंगे, मतलब उनसे पाला पड़ता रहेगा। तो उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर मास निकालना उतना ही आसान होगा। इट्स एज सिंपल एज नोइंग कि हाँ भाई, मेरे टीचर का उम्र 45 साल है, मेरा उम्र 12 साल है, 14 साल है। तो अगर इस क्लास में एक टीचर और 4 विद्यार्थी है, तो सब मिला करके टोटल वजन क्या है उस क्लास का। सेम वे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, आप हर एक एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास आप या तो आपको दिया जाएगा या आपको पता रहेगा, एंड देन यू ऐड देम टुगेदर टू गेट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास के बारे में। अब आते हैं आयन के बारे में। तो इसको हम लोग बहुत ब्रीफली टच करेंगे, ठीक है? विल नॉट ट्राई गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, लेकिन एक एक प्रॉपर्टी इसको समझना चाहिए। जैसे कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रिलेट करेंगे? जैसे देखिए, हम लोग हर कोई के पास कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, ठीक है? ये दो दो चीजें। रिलेटिव्स के साथ में क्या होता है कि भाई वो आपका मतलब वो गॉड गिफ्टेड रिलेशनशिप है, कि भाई भाई है तो भाई है, मतलब यू डोंट चूज ब्रदर, राइट? भाई आपका भगवान ने आपको दे के भेजा है, कि या ऊपर वाले ने आपको दे के भेजा कि भाई ये आपका, इसको इस रिश्ते के साथ बांध दिया है। ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी मम्मी है, ये आपके अंकल हैं। This is gifted, you cannot change it, this is given. You don't buy mother from market, right? बाजार से मम्मी नहीं खरीद सकते हैं, right? तो उसी तरह से ये गिफ्टेड है, तो दिस इज रिलेशनशिप, कि भाई ये रिश्ता है बना हुआ, उसमें आपको ज्यादा छेड़छाड़ करने का ऑप्शन नहीं है, वो आपको मिल गया, अब अच्छा बुरा जो भी आपका है। ठीक है। दूसरा होता है जो जिसको बोलते हैं आप फ्रेंडशिप। तो आप जो दोस्ती करते हैं उसमें भी मतलब रिलेशनशिप में क्या है कि इसमें एक बॉन्ड है, ये इट्स अ प्री गिवन बॉन्ड। फ्रेंडशिप में क्या होता है कि आप दोस्ती करते हैं भाई, आपकी क्लास में कुछ सहेली है, 10 लड़कियां हैं, मान लो 10 बच्चे एक क्लास में पढ़ रही हैं, 3 लोग आपस में अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त जो होते हैं उसके पीछे कारण होता है। ऐसा ऐसा नहीं कि रैंडम कि भाई आज डिसाइड किया, आज ये ग्रीन कलर का कपड़ा पहन के आया तो इसलिए मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसा नहीं है। You still have certain reasons for liking somebody or not liking somebody, or no, reason that helps you create the bond by yourself. यहाँ पे this bond is given, here you are creating a bond by yourself due to certain reasons or certain affinity that you end up developing. ऐसे होता है क्लास में, मान लीजिए एक बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, और 2 बच्चों को लगता है कि अच्छा मेरे को सीखना है कुछ, तो इससे अगर दोस्ती कर लिया सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, दोस्त बन जाते हैं। दूसरा जो तेज बच्चा है उसको लगता है अच्छा ये लोग दो से दोस्ती किया तो ये लोग सीखने की कोशिश कर रहा है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला है। जैसे कि आप लोगों के साथ हम जो इंग्लिश क्लास करते हैं या ये क्लास भी कर रहे हैं, इसमें मेरा क्या मोटिव है? क्या होता है कि जो चीजें बहुत पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे उसको हम दोबारा पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, आप लोग कुछ शेयर करते हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल सेटअप है, हम भी कुछ सीख रहे हैं, आप लोग भी कुछ सीख रहे हैं, जिसका फायदा हो जाए अच्छा है, राइट? तो यहाँ पे कह रहे थे कि जो जो भी यहाँ पे ये फ्रेंडशिप वाला जो सेटअप है, उसमें देखिए कि हर कोई कुछ ना कुछ, देयर सम अफिनिटी, सम अट्रैक्शन दैट गेट्स यू टुगेदर। ठीक है, कि भाई हाँ, 2 लड़के आपस में अच्छे दोस्त बन गए, दोनों को क्रिकेट पसंद है, साथ में क्रिकेट खेले जाते हैं। तीन तीन बच्चे जो है अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि तीनों मिलकर के मान लिया जाए कि स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और तीनों का कॉमन इंटरेस्ट है कुछ। तो सिमिलरली आयन इज ऑल्सो a similar setup. I would say friendship like setup, मतलब इसको ऐसे मेरा तरीका थोड़ा क्रूड होता है, ये है फैमिली वाला सेटअप, कि भाई एक जैसा एक ही
फैमिली का मेंबर है, मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। अगर मान लिया जाए जो हम लोग नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, उस ये है सोडियम, ये है क्लोरीन, ये या ये पानी ही चलिए, अभी तक सोडियम क्लोराइड तक नहीं पहुंचे हम लोग, पानी पे रहते हैं। ये है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन का अलग खेल था, इसका अपना अलग परिवार था, इसका अलग परिवार था। ये लोग दोस्ती कैसे हुआ? दे फाउंड अ रीजन, दे फाउंड समथिंग कॉल्ड अ चार्ज। इसके अंदर में एक गुण है, एक चार्ज है। आप जब भी देखेंगे हाइड्रोजन, हम लोग इसके बारे में और सीखेंगे अभी। हाइड्रोजन के ऊपर एक एक जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर जो होता है दो नेगेटिव चार्ज होता है। अभी हम अगेन इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम जस्ट गिविंग यू गाइस अ क्लू कि इसके अंदर जो चार्ज है और इसके अंदर जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करता है और इसको बैलेंस आउट करता है कि भाई अच्छा, इसका एक पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये मिलकर के आपस में जुगलबंदी करेगा। इसका दो पॉजिटिव चार्ज, इसका दो नेगेटिव चार्ज मिलकर के बना देगा। अब इसका दो पॉजिटिव कैसे आएगा? क्योंकि हर एक पे एक रहता है, तो चलिए भाई, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दिस इज हाउ इट फॉर्म्स। तो अब देखेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अपना नेगेटिव चार्ज था, या जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था, वो मिलकर के ये पानी बनाया। तो इसको आप अभी के लिए ऐसे मान सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हो या कंपाउंड हो या कुछ एलिमेंट हो, उसके ऊपर अपना कुछ चार्ज होता है। अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया जाए, इसका एग्जाम्पल और सोच सकते हैं कैसे, या इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कुछ भी चीज है, इसमें दो मतलब कोई भी केमिकल है, अगर उसमें दो तरह का होता है, एक तो हम लोग मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। एक नॉन मेटल होता है मतलब जो धातु है या अधातु है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे, ये इसका ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी पदार्थ जो मेटल का बना हो या नॉन मेटल का बना हुआ हो, उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स द एबिलिटी और द नो द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंग्स मिक्सिंग विथ ईच अदर, मेकिंग फ्रेंड्स। अगर दो एकदम ठंडा चीज है, ठीक है, मान लिया जाए कि आपके क्लास में दो बच्चे हैं, एक को क्रिकेट पसंद है, दूसरे को पियानो बजाना पसंद है। कोई कोई दोनों के बीच में कहीं पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दोनों में कुछ दे डोंट हैव अ कॉमन ग्राउंड टू मीट। लेकिन अगर मान लिया जाए आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, जिसको एक को जो है खाना बनाना पसंद है और एक को खाना खाना पसंद है। दोनों में सॉलिड रीजन है। जो इसको बनाना पसंद है, उसका बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर खाने वाला कोई नहीं है, और खाने जिसको खाना पसंद है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है अगर कोई खाना बना के उसको खिलाए नहीं। तो दे दे हैव समथिंग विच इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो जो भी मेटल या नॉन मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, अभी अभी इसको अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डीप, जो भी मेटल या नॉन मेटल हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको बोलते हैं कैटायन, और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है उसको बोलते हैं एनायन। एनायन और कैटायन, ठीक है। इसको इस जगह पे पॉज करेंगे, बिकॉज इसका इसका डिटेल लर्निंग जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही मान लीजिए कि जिस जिस किसी पदार्थ के ऊपर, जिस भी मेटालिक नॉन मेटालिक सब्सटेंस, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, जो भी सोचिए, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एनायन। और जिसके जिसके ऊपर नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड एनायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कॉल्ड cation, and that's the only reason or motivation for them to go and mix with other things to form compounds, ठीक है। ये अपने आप में कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
उनके ऊपर जो चार्ज होता है that gives them a reason or motivation for forming other compounds, doing reaction with others, mixing with other things, and all that we will learn in a more technical way. अभी के लिए सिर्फ ये it's more like a prelude, मतलब पिक्चर के पहले जो एक ट्रेलर होता है ना, ये ट्रेलर समझ लीजिए, ठीक है? Okay. Now there's another concept called valency. अब वैलेंसी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वैलेंसी को देखते हैं पहले। वैलेंसी को अंग्रेजी हिंदी में क्या? संयोजकता। हाँ, तो इसका ये मतलब होता है, this is a term, this is you will find this somewhat similar to the ion concept that we talked about, but we'll keep them separate for now. This is a much more simpler term. इसका ये मतलब होता है, ये बताता है कि भाई किसी एक एलिमेंट, किसी एक एटम का, यहाँ पे वैलेंसी जो हम लोग एटम लेवल पे बात करते हैं कि किसी भी एटम का वैलेंसी का मतलब होता है, या संयोजकता का मतलब होता है कि वो किसी और से जुड़ने का उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, या उसको इसको कैसे, सिंपल टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं? लेट मी थिंक। ओके, तो इसको उदाहरण के साथ देखते हैं, शायद आसान होगा, देन आई माइट बी एबल टू रीफ्रेज इट। अब चलिए देखिए, सोडियम क्लोराइड, एक और उदाहरण लेते हैं मीथेन गैस, एक और उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन, मतलब वाटर, ठीक है? यहाँ पे सोडियम एक चीज है, क्लोरीन एक चीज है, एक एटम क्लोरीन का, एक एटम सोडियम का मिलकर बना दिया सोडियम क्लोराइड। एक एटम कार्बन का, 4 एटम हाइड्रोजन का मिला के बना दिया मीथेन, ठीक है? 2 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का मिला के बना दिया वाटर और पानी, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था, अगर हम इसको आयन के टर्म में बात करते तो हम बोलते कि भाई सोडियम पे नेगेटिव +1 है, क्लोरीन पे -1 है, मिलकर बना देता है सोडियम क्लोराइड। इसका -1, इसका +1 बना के बना दिया था। देखिए, आई एम गेटिंग टेम्प्टेड टू टॉक अबाउट इट, बट लेट मी रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट थिंग। ओके, आयन पे नहीं जाते, इसको सिंपल टर्म में रखते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक सोडियम और एक क्लोरीन मिलके बनाया सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन मिलके बनाया, ठीक है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाया वाटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इसको थोड़ा का पोस्टमार्टम अगर करेंगे तो क्या दिख रहा है? सोडियम के साथ में सोडियम का जो वैलेंसी था वो 1 था। अगेन हम बोल रहे हैं तो आपको मानना बड़ा जबरदस्ती नहीं है, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं टिपिकली, ठीक है? विल कम टू दैट। क्लोरीन जो था उसका भी वैलेंसी 1 था, इसलिए एक एक दोनों का मतलब कुछ तो कॉमन था जो जुगाड़ हो गया उनका। लेकिन अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाते, मतलब मीथेन बनाने के लिए, तो ऐसे करके मीथेन नहीं बन रहा था, एक कार्बन एक हाइड्रोजन मिलकर नहीं बन रहा था। कुछ तो कारण रहा होगा, ठीक है? एक्चुअली इसका मतलब राज ये है कि हर एक पदार्थ, हर एक एलिमेंट का जो एटम होता है उसका वैलेंसी प्री डिफाइंड होता है। और अगेन जब हम लोग आयन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जब उसके अंदर जो अलग अलग कण पाए जाते हैं एटम के अंदर में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनका चार्ज और उनका फर्दर रिएक्शन कैसे होता है, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक एनर्जी, बहुत कुछ है, मतलब जो भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। अभी के लिए इतना मान सकते हैं कि हर एक एलिमेंट, हर एक पदार्थ जो होता है
उसका एक प्री डिफाइंड एबिलिटी होता है टू मिक्स विथ अदर्स, जो इसको कि हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अब कुछ उदाहरण देते हैं। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का बात कर रहे थे, इसमें सोडियम और क्लोरीन है। आप मान के चलिए कि सोडियम का वैलेंसी 1 है, कि इसको 1 ही बोलते हैं, +1 नहीं बोलते हैं, ठीक है, अभी के लिए। क्लोरीन जो है उसका भी वैलेंसी 1 है, इसीलिए सोडियम और क्लोरीन जब बना मिला तो बना सोडियम क्लोराइड, और एक एटम सोडियम का, एक क्लोरीन एटम क्लोरीन का, ठीक है, उससे काम हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो इसीलिए जो है 2 हाइड्रोजन का एटम लगा तो उसका वैलेंसी 2 हुआ, इसका एक में ही 2 था, तो बैलेंस हो गया। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेंगे तो कार्बन का वैलेंसी है 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2, इसीलिए आपको क्या हुआ, एक कार्बन में 4 हो गया और ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन लगा, तब उसका वैलेंसी टोटल 4 हुआ, मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हर एक एलिमेंट, हर एक एटम, हर एक पदार्थ के एटम का एक प्री डिफाइंड वैलेंसी होता है, जो उसको बोलता है संयोगता, मतलब संयोग करने की क्षमता। हर एक पदार्थ का जो संयोग करने का क्षमता होता है, दैट इज डिफाइंड एज अ वैलेंसी। वर्ड एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, जो ये डिसाइड करता है कि भाई वो किसी और दूसरे चीज के साथ में कैसे मिल करके क्या बनाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लिया जाए एक उदाहरण लेते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, लिखा हुआ अटल सत्य बन गया ये, ठीक है। अब मान लिया जाए आप अगर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर का भी जो है वैलेंसी, वो लिख ऊपर से लिखा के आया है कि भाई 4 होगा, तो इसीलिए सल्फर का एक एटम लगाएंगे, 4 वैलेंसी हो गया। और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, हम लोग पहले देख के आ रहे थे, तो उसका 2 लगेगा, मतलब बेसिकली बैलेंस करता है कि नहीं। तो ऐसे तराजू समझ लीजिए इसको, कि भाई ये इस तरफ 4 किलो रखा हुआ है, इस तरफ 2 किलो, हर एक ऑक्सीजन में 2 किलो है, तो आपको 2 ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, तो 4 किलो हो जाएगा इधर, ठीक है। तो बेसिकली जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो दे बैलेंस द वैलेंसी ऑफ ईच अदर सो दैट दे कैन स्टे टुगेदर। अब इसको ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मान लिया जाए ये तराजू है, इसमें सल्फर एक तरफ रखा आपने, एक एटम रखा सल्फर का, और ऑक्सीजन का एक एटम रखा। अब क्या इस तरफ 4 किलो है, इस तरफ 2 किलो है, तराजू इस तरफ झुक जाएगा, ठीक है। और ये पदार्थ जो हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन मिला के, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है ये अभी अनस्टेबल स्टेट में है, तराजू का एक तरफ का पलड़ा भारी है, so they have the tendency to find out how they can get something to to attach to it। इस तरफ में 2 किलो और चाहिए इसको, चाहे वो ऑक्सीजन से आए, चाहे 2 हाइड्रोजन आ जाए या कुछ और आ जाए, अल्टीमेटली इसको तराजू को बैलेंस करना है। So that is the role valency plays in forming the chemical equation or chemical formula that we will come to know about, ठीक है। और अगर अगर किसी भी कंपाउंड में देखेंगे कि इसका वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रहा है, अगर इसका मतलब वो केमिकल फार्मूला तो बन गया है, लेकिन उसके अंदर में एक एक टेंडेंसी है टू मिक्स विद अदर थिंग, वो एक अनस्टेबल स्टेट में है। दैट इज वेयर विल टॉक मोर अबाउट आयंस एंड चार्ज, हाउ दे विल मिक्स एंड ऑल दोस स्टफ, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए भाई, बिफोर आई मूव ऑन। नो डाउट। अंशु No, sir. नहीं, हाँ बोलिए बेटा। ओके,
अंशु ने बोला नो, कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए, कभी कभी डाउट होना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं है तो अच्छा बात है। ओके, तो अब जो है आप लोग अपने बुक में भी देखेंगे, एक टेबल दिया रहेगा, उसमें कुछ कुछ पदार्थ के बारे में। इट्स नॉट अ फुल ब्लोन टेबल वेयर यू हैव एवरीथिंग, बट कुछ कुछ चीज के बारे में दिया रहेगा। और देखेंगे कि उसमें सबका, हर एक पदार्थ का या बहुत सारे पदार्थ का वैलेंसी या चार्ज के साथ में दिखा रहा है सिंबल। जैसे सोडियम, उसका बोलता है भाई कि उसका सिंबल ये है, और एक पावर, मतलब +1 चार्ज है उसके ऊपर में, या उसका वैलेंसी 1 है पॉजिटिव। तो पूरा पूरा केमिस्ट्री अब आगे पढ़ेंगे जितना भी, तो मतलब अ, हमेशा ये मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगेन ये चीज भी हम लोग आयन में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा देखें कि एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज है, वो आपस में जोड़ करके हिसाब किताब बराबर कर लेता है। तो अ, आपको टेबल में दिखा रहेगा ऐसे, सोडियम का क्या था केमिकल फार्मूला, सॉरी, उसका सिंबल क्या है, उसका वैलेंसी क्या है। कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जो भी है सबके बारे में। अब एल्यूमिनियम, उसका सॉरी, एल्यूमिनियम जो है उसका सिंबल है Al, और उसका वैलेंसी है 3। पॉजिटिव लिख देता है तो थोड़ा और आसान हो जाता है कि भाई ठीक है, कैसे इसका हिसाब किताब होना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और कैसे वो अ, जुड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि भाई हर एक पदार्थ का एक एक वैलेंसी होता है, जो उसका, जो इसी को डिफाइन करता है या डिटरमिन करता है कि वो कैसे दूसरी चीजों से कनेक्ट करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे जुड़ेगा। ठीक है, अब जैसे क्लोरीन है, उसका -1 होता है। तो अब ये सोडियम के साथ में जुड़ सकता है, सोडियम का एक पॉजिटिव है, उसके साथ में क्लोरीन जुड़ सकता है, या होता है कि जो है हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के कुछ बना लेगा। हाइड्रोजन का भी एक होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव होता है और इसका एक निगेटिव होता है, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलकर कुछ हिसाब किताब कर लिया आपस में। ठीक है, तो उसी तरह से मतलब डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया वो आपस में जुड़ेगा, और अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। बट वो डिपेंड करता है सबसे ज्यादा इसके ऊपर कि उसका वैलेंसी क्या, वो डिटरमिन करता है कि आपका केमिकल फार्मूला क्या होगा। अब चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, वाटर हो, जो भी हो, सबका जो है फार्मूला, केमिकल फार्मूला जो होता है वो इसी इसी के बेसिस पे आता है। अब जैसे कि मान लिया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड का बात करते हैं, कि भाई हाइड्रोजन का हमको पता है कि इसका वैलेंसी 1 होता है, और सल्फर का हमको पता है कि इसका वैलेंसी होता है 2। सल्फर का वैलेंसी 2 होता है। हम्म सल्फर का हम लोग देख रहे थे, सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग कर रहे थे। मे बी दिस वाज नॉट द राइट फार्मूला टू पिक अप। ओके, ओके, तो वी विल कम टू दैट। जैसे हम लोग थोड़ा पीरियोडिक टेबल पे जाएंगे और थोड़ा हर एक पदार्थ का हम लोग वैलेंसी देखते जाएंगे, तो देन दैट विल बी क्लियर। तो जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का बात कर रहे हैं, तो इसमें एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, दोनों का वैलेंसी 1 1 है, तो आपस में जुड़ गए। तो आप मतलब आप ऐसे कह सकते हैं भाई ये हाइड्रोजन ये है, अ, आपका सल्फर ये है, यहाँ पे बोलेंगे आप एलिमेंट, ये है वैलेंसी, इसका 1 है, इसका 2 है। तो आप करेंगे कैसे कि भाई इसका 2, इसका 1 मिलके हिसाब किताब हो जाएगा हमारा। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर के बराबर होगा। उसी तरह आप हाइड्रोजन क्लोराइड का बात कर रहे हैं, तो देखिए हाइड्रोजन का है भी वैलेंसी 1, इसका भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बन गया। उसी तरह से आप देखेंगे, मान लिया जाए कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, तो आपको पता, हम लोग देखे थे कुछ कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3,
और ऑक्सीजन का होता है 2। तो अगर आप एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में हिसाब किताब करना है तो ये एल्यूमिनियम का होता है 3। तो यहाँ पे ऐसे करते हैं थोड़ा। ओके, एल्यूमिनियम हो गया आपका, ये ऑक्सीजन हो गया। तो इसका वैलेंसी आपको पता है 3 होता है और इसका होता है 2। तो हम वैलेंसी यहाँ पे नीचे लिखते हैं 3 और 2। तो ये दिस इज एज गुड एज, ये हमेशा जैसे राजा महाराजा लोग के दरबार में रहते हैं, 2 सिपाही लगे रहते हैं, आपस में 2 भाला से लगा करके बनाते हैं, ये 2 भाला है एक्चुअली। तो हमेशा क्रॉस जाते हैं, यू डोंट गो दिस वे। और इसको दूसरा तरीका सोच सकते हैं कि ये एलसीएम निकालने जैसा है कि भाई एल्यूमिनियम का 3, इसका 2 मिला करके निकाल लिया। अब ये हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6। तो एल्यूमिनियम को मतलब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, जैसे कि समझिए एल्यूमिनियम बाय 3 और ऑक्सीजन बाय 2, इस टाइप से समझिए फ्रैक्शन है, इसका हिसाब किताब कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, वही होगा 6 हो गया एलसीएम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन, ऐसा हो जाएगा आपका। मतलब फ्रैक्शन ऐड करने का खेल है। या इसको आप उतना तामझाम तिकड़म में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा सोचिए कि भाई ठीक है, हमेशा उल्टा तरफ जाएगा, अपने क्रॉस में जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बताएगा कि एल्यूमिनियम का आपको लगेगा 2 सब्सटेंस और ऑक्सीजन का, सॉरी 2 एटम, और ऑक्सीजन का लगेगा आपको 3 एटम। तो ये बन गया आपको जो है, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड या जो भी देखिए आपके बुक में बहुत कुछ एग्जाम्पल दिया रहेगा जो कि बताता है कि भाई ये आपस में कैसे जुड़। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि इंडिविजुअल एटम का एक वैलेंसी होता है, उसी तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि जो अब जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। ठीक है, आप बेस्ट जुगाड़ है आपका कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिला करके आपने बना दिया पानी। अगर अगर ऐसा करते, यहाँ पे मामला रोक देते, अगर इसका 1 वैलेंसी था, इसका 2 था, तो यहाँ पे क्या है, इसका अब ऐसे देखते हैं, इसका पॉजिटिव 1 था, इसका नेगेटिव 2 था। ये दोनों मिला करके भी क्या हो रहा है, सिंपल मैथ है यहाँ पे कि भाई 2 नेगेटिव था, 1 पॉजिटिव था। एक एक अभी भी अगर हम इसको एक कंपाउंड की तरह देखते हैं, अगर हाइड्रोजन ऑक्साइड या OH ऑक्सीजन हाइड्राइड या जो भी बोलिए इसको, ये देखते हैं अगर, इसका ओवरऑल जो है इसके ऊपर एक नेगेटिव है, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव है। तो इसको जोड़ने पर ओवरऑल वैलेंसी इसका 1 है, और वो भी नेगेटिव चार्ज के साथ में। मतलब इसको it is certainly not in a very stable state. It would want to add or mix with something to become a stable compound. तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए कैल्शियम है, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, या विथ 2 पॉजिटिव चार्ज। अगर हम कैल्शियम और इसको जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा कि भाई देखिए, अब इसको ऐसे सोचिए जैसे हम लोग कह रहे थे उधर, ये कैल्शियम और मान लिया जाए OH -1 है। ठीक है, इसके ऊपर 2 है, तो यानी कि इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है। यहाँ पे जोड़ी बनने का संभावना है, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन ऑक्साइड 2, ये 2। तो इसको देखिए, पूरा पूरा चीज को हम 2 बोल रहे हैं कि भाई इसका, इस कंपाउंड का 2 यूनिट, ठीक है, लगेगा कैल्शियम का 1 एटम के साथ में। तो देखिए यहाँ पे अब इसको यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, ये क्या है, ये दिस इज वन फॉर्म ऑफ एन आयन विथ 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगेन whatever I said, don't worry about it। लेकिन यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर था, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज -1 था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई चार्ज नहीं होता।
यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज वन फॉर्म ऑफ आयन। अगेन बात को यहाँ पे दबा दीजिए, लेकिन जानने की बात यह है कि this is the reason why this kind of a chemical formation happens, or this kind of chemical formula we come across, कि जो वैलेंसी होता है, जो उसका संयोग करने की क्षमता होता है, that decides कि आप कैसे दूसरे पदार्थ से जुड़ेंगे और कैसे आपका रिएक्शन होगा। मतलब ऐसे आंख मूंद के आप ये नहीं बोलेंगे CaOH4, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। हो सकता बन जाए, लेकिन that will not be a known substance, और उसके ऊपर वो that will not be in a stable state also, वो उसका इंटरिम स्टेट में रहेगा, उसको फिर से किसी और के साथ में रिएक्शन करके फिर स्टेबल स्टेट में जाएगा, कुछ और कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का बनने के कारण होता है। मतलब जैसे कि खाना बनाते वक्त में सब्जी में आप रेत नहीं डालते हैं, बालू नहीं डालते हैं, बिकॉज दैट डजंट मेक अ राइट कंपाउंड और राइट कॉम्बिनेशन। तो हर एक पदार्थ जो आपस में प्रतिक्रिया करता है, उसका एक कारण होता है, और बहुत सॉलिड कारण होता है। मतलब साइंटिस्ट ऐसा ढीठ प्राणी होता है जो कि कहीं सुनी बातों पर विश्वास ही नहीं करता है, एंड दे फाइंड आउट कि भाई जो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी उसको भी कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हाउ इट स्ट्रेंथन्स आवर नॉलेज। अपना जो हमारा जो जानकारी होता है वो कैसे पक्का होता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग से मतलब कितना भी नाराज हो जाइए, लेकिन समझिए कि वो आपके हमारे मन के बीच में जितना भी डाउट रहता है कि भाई जो नमक का जो डब्बा है उसमें सोडियम क्लोराइड है, उसमें है क्या और क्यों है, वो वाइट ही क्यों है, उसके अंदर जो दो सब्सटेंस है वही दो क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, ऑल दैट नो इज ब्रोकन टू पीसेस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। तो हम लोगों ने केमिकल फार्मूला के बारे में सीखा, वैलेंसी का क्या रोल है वो सीखा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो सीखा, देन देन व्हाट इज रिमेनिंग। ओके, अब आते हैं एक 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 और कॉन्सेप्ट है जहां पे कि हम सिखाएंगे कम और याद करने ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। आप लोग में से कौन लोग मोल के बारे में जानते हैं? मोल क्या होता है, कभी सुने? Yes, sir. बोलिए, कुछ सुनाइए, कुछ बताइए क्या होता है। let me hear it from your mouth to understand what is your understanding of the mole, then I will probably add on the top of that if needed. Sir, if we talk in a simpler manner, mole is the amount of an atom. Not everything's mass is not same, sir. So, a unit is derived to react amount of atoms on the one side is same on the another side. That's mole, sir. ओके, अभी हम इसको मेरा तरीका थोड़ा नहीं, तो थोड़ा गंवार वाला तरीका होता है। हम एकदम क्या बोलते हैं, इसको ऐसा सीखने की कोशिश करते हैं जैसे कि हम कोई बच्चा है जो खेल रहा है, अगर उसको ग्राउंड में उसको बुला के लाएंगे तीसरा क्लास का, उसको समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे। अब देखिए एक चीज देखते हैं, एक नंबर देख लीजिए पहले, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको, इस नंबर का एक नाम है, कोई बता सकते हैं क्या नाम है इस नंबर का? इसको क्या नंबर बोलते हैं? इस नंबर को बोलते हैं एवोकाडो नंबर। ठीक है, तो एवो इसका नाम स्पेलिंग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली एवोगाड्रो नंबर, सॉरी, एवोकाडो तो एक फल, वही सब्जी होता है, हम सोचे क्या बोल रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर।
जैसे पाई का वैल्यू जो है 22/7 होता है, इसके पीछे कोई मारा मारी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। उसी तरह से एक नंबर डिफाइन किया गया 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। अब इसका क्या रिलेवेंस है विथ रेस्पेक्ट टू मोल? एकदम सिंपल तरीके से, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 यूनिट्स। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 यूनिट। उसी तरह से हीलियम का 2, क्लोरीन का 17 या कुछ होता है, right? हाँ, जो भी। ठीक है, तो विल अभी यहाँ पे देखिए, चलिए मान लीजिए हाइड्रोजन ही पकड़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, सॉरी ऑक्सीजन पकड़ते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम 16, देखिए अब 16 यूनिट एटॉमिक मास 16 यूनिट है। आप अगर मान लिया जाए लैब में जाते हैं, आपको जा करके कार्बन और ऑक्सीजन लेकर के कुछ खेल खेलना है, या कार्बन हाइड्रोजन लेके कुछ काम करना है, सोडियम क्लोराइड को लेकर के नमक बनाना है अगर लैब में, तो यू वुड नीड टू टेक सर्टेन क्वांटिटी एंड देन यू प्ले विथ इट, राइट? ऐसा ऐसा तो नहीं है कि अब ये जो यूनिट है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट है जो, उसको कुछ ना कुछ तो हम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करेंगे। कहीं ना कहीं पे नमक लेंगे, 1 चम्मच नमक लेंगे कि आधा चम्मच नमक लेंगे कि 2 ग्राम नमक लेंगे, कुछ तो हिसाब करेंगे, तभी तो उसका उसको प्रोसेस कर पाएंगे। हम लोग तो मतलब सिंपल लोग हैं, राइट? तो हमारा अपना मेजरमेंट का तरीका होता है, करेक्ट? तो यहाँ पे ये मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली हेल्प्स यू रिलेट दैट विथ रियल लाइफ सिनेरियो। अब अगर 16 यूनिट अगर इसका एटॉमिक मास है अगर, तो मोल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लेंगे, ठीक है, तो उसमें इसके कितने एटम्स मिलेंगे? दैट विल बी इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगेन गैस का वजन देखेंगे, पता करेंगे कैसे निकालना है, लेकिन टू रिलेट विद दिस कॉन्सेप्ट, इट सेज कि 6, whatever is the atomic mass of that substance, utna gram of that element will have this many atoms. This is the mole concept. अब ये क्या मतलब हो गया कि अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट है, तो अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे अगर ना, कभी भी अगर वजन कर पाए 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इतने एटम्स मिलेंगे। Let me confirm if it's atoms or it's molecule. Atoms, हाँ, ठीक है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कैल्शियम का बात कर रहे हैं, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास, चलिए देख लेते हैं, गूगल सब कुछ बताता है आजकल। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ओके, अराउंड 40 बोल रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ अगर कैल्शियम का एटॉमिक मास अगर 40 यूनिट्स है अगर, तो 40 ग्राम कैल्शियम अगर लेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 दिस मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम मिलेगा। दिस इज सिंपलेस्ट वे यू कैन रिलेट टू द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दिस इज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल हैव दिस मेनी, जैसे था 1 दर्जन में कितना, ए, 1 दर्जन में 12, एक सैकड़ा में कितना, एक है ना, डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं, सेम वे वी यूज द मोल कॉन्सेप्ट,
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मोलर मास। कि मोलर मास, अगर एटॉमिक मास ये है, ये उसी उसी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो होता है मोलर मास। इसका ये मतलब हुआ कि ये दिस इज 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसमें कि इतने एटम होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप ले रहे हैं तो आप मान के चलिए कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 उतने एटम्स हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा जबरदस्ती वाला पढ़ाई हो गया। आप लोग को ये फॉर्मूला हम रटने के लिए बोले, बट हमारे पास कुछ चारा है नहीं। दिस इज हाउ इट इज कि किसी भी चीज का मोलर मास मतलब उसका जो एटॉमिक मास होता है उसको आप यूनिट को चेंज करके ग्राम में ले आइए, और ये बताता है कि भाई 1 मोलर मास ऑफ एनीथिंग विल हैव दिस मेनी एटम्स इन इट। मतलब किसी भी चीज का 1 मोल के अंदर इतने परमाणु पाए जाएंगे। ये आपका साइंटिस्ट ने बोल दिया, और ये वाला पत्थर का लकीर है, इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं, बिकॉज दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। जैसे कि अब किसी ने बोल दिया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वो यूनिट डिफाइन किया गया, वो बटखरा आ गया वो चीज। अब उस बटखरा को आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, वो एक स्टैंडर्ड यूज किया गया। तो दिस इज मोर लाइक अ स्टैंडर्ड। यहाँ पे प्रूव करने का कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अस टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर जो है ये दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ यूनिट 3। अभी तक जितना भी पढ़ाई या बकवास हम किए हैं उसका बताइए, उसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए भाई। नहीं तो दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर 3। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 4 पे जाएंगे। कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन, वरी, कुछ तो बताइए। डाउट नहीं है कि है? ओके, I'm hoping that you guys are able to follow me। जो भी हम बोल रहे हैं that is easy to follow। Okay, so um, if there is no question, then brings us to the end of this science class for today। अगले क्लास में हम लोग चैप्टर 4 पे जाएंगे, एंड दैट इज वेयर वी विल स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट थिंग्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसको आयंस के बारे में, उसका और इंट्रिकेट प्रॉपर्टीज के बारे में, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन तो होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, व्हाट इज द ट्रिगर फॉर दैट, व्हाट इज मोर एक्टिव सब्सटेंस, व्हाट मेक्स देम बी सो एक्टिव। तो ये सब सीखेंगे। अब सीखने का प्रक्रिया जारी रहेगा। तो जो भी बच्चे इंग्लिश क्लास में कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लोग बने रहेंगे। जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो लोग दे कैन ड्रॉप ऑफ, एंड सी यू गाइस अगेन सेम टाइम नेक्स्ट सैटरडे फॉर द साइंस क्लास। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे बने रहेंगे यहाँ पे। वी विल स्टार्ट द क्लास इन अदर